Welcome student to the final and concluding session of Newton's law of motion and application of friction in motion. Today we will do some new number of questions and so this will be a concluding session. And after this session we will start with the work power energy. तो स्टूडेंट्स फिर आज की क्लास शुरू करते हैं और प्रॉब्लम प्रैक्टिस के साथ शुरू करते हैं। ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। कंसेप्ट फॉर द कॉइन नॉट टू फ्लाई ऑफ ऑन टर्न टेबल। एक टर्न टेबल है जिसपे कॉइन रखा हुआ है, ये दिख रहा होगा आपको। तो वो ऐसी कौन सी कंडीशन है कि कॉइन विल नॉट फ्लाई ऑफ, टेबल से फ्लाई ऑफ नहीं करे। ये कंडीशन आपको नोट करनी है। mv स्क्वायर अपॉन r शुड बी लेस देन म्यू एस mg। एक्चुअली होगा क्या, इस पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r, जो उसे बाहर ले जाने की कोशिश करेगा, जो उसे फ्लाई ऑफ करने की कोशिश करेगा। और फ्रिक्शन फ्लाई ऑफ की टेंडेंसी है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो फ्रिक्शन है ये हो गया हमारा mv स्क्वायर बाय r और ये हो गया हमारा फ्रिक्शन। तो डेफिनेटली कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर है। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि mv स्क्वायर अपॉन r शुड बी लेस देन म्यू एस mg। अब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, that v square should be less than equal to m कैंसिल हो जाएगा म्यू आर जी। ये कंडीशन फिर आपको स्टूडेंट याद रखनी है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो स्टोन विल नॉट फ्लाई ऑफ ऑन द टर्न टेबल, वो टर्न टेबल पर फ्लाई ऑफ नहीं करेगा। एक्चुअली ये जो यहाँ mv स्क्वायर बाय r लग रहा है, ये एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। कैसा फोर्स है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। ओके स्टूडेंट, आगे बढ़ते हैं। इस पर बेस एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम लोग। ये रहा हमारा पहला न्यूमेरिकल। अ डिस्क रोटेट्स at 60 revolution per minute around a vertical axis. A body lies on the disk at the distance of 20 centimeter from the axis of rotation. तो ये r दिया हुआ है 20 centimeter. What should be the minimum value of coefficient of friction between the body and the disk so that body will not slide off the disk? तो क्वेश्चन सिंपल है। अभी हमने एक क्वेश्चन कंडीशन पढ़ी थी, v स्क्वायर शुड बी लेस देन म्यू आर जी। हम इसी को अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, लेकिन हमें सबसे पहले v निकालना पड़ेगा। v को हम लिख सकते हैं r स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर लेस देन म्यू आर जी, बिकॉज v इज r ओमेगा। एक r कैंसिल हो जाएगा, ये बचेगा हमारा r ओमेगा स्क्वायर इज लेस देन म्यू जी। सो वी कैन से दैट r ओमेगा स्क्वायर अपॉन g। तो म्यू की वैल्यू r ओमेगा स्क्वायर बाय जी से बड़ी होनी चाहिए। तो ऑब्वियसली म्यू की मिनिमम वैल्यू होगी r ओमेगा स्क्वायर बाय जी। अब r तो आपको गिवन है 20 सेंटीमीटर, तो हम 20 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे। तो 20 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 100 कितना आ गया? 1/5। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें ओमेगा की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, ओमेगा की वैल्यू भी क्या करनी पड़ेगी, कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले हमें ओमेगा की वैल्यू को कैलकुलेट करना है और ओमेगा दिया हुआ है 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो ऐसा करते हैं 60 रिवॉल्यूशन पर मिनट, इसको रेडियन पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। आप जानते हैं एक रिवॉल्यूशन में कितना एंगल टर्न करती है बॉडी, 2 पाई। एक मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 60 सेकंड। तो ओमेगा की वैल्यू आ गई 2 पाई। ओमेगा की वैल्यू कितनी आ गई? 2 पाई। अब देखिए हम इसका जो सॉल्यूशन है वो निकाल सकते हैं। तो
म्यू मिनिमम आर दैट इज 1/5 ओमेगा स्क्वायर, ये हो जाएगा 4 पाई स्क्वायर, पाई स्क्वायर में आंसर मिल रहा है हमें, और डिवाइडेड बाय जी, डिवाइडेड बाय जी, जी को आप 9.8 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 49, 4/49 पाई स्क्वायर। अब आपको जरूरत है 4/49 को कैलकुलेट करने की, तो 4/49 तो आपको कैलकुलेट करना ही पड़ेगा स्टूडेंट, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर। ये आ जाएगा 0.081, तो अब ये रफली हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 0.08 पाई स्क्वायर। तो क्वेश्चन सिंपल है, लेकिन आप हमेशा उसकी अप्रोच को क्या करें, याद रखें, कैसे ऐसे क्वेश्चंस को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन है थर्ड, थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन। सो इट्स अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A car is moving on a circular level road of radius of curvature 300 meter. If the coefficient of friction is 0.3 and acceleration due to gravity is 10 meter per second square, the maximum speed the car can have. We know that the maximum speed on circular turn is given by, इसे हम मैक्सिमम भी बोलते हैं, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था। स्टूडेंट क्लास में रेगुलर नहीं है, एक पर्सन हु इज नॉट रेगुलर, बड़ा मुश्किल है, फिर वो कभी नहीं सीख सकता। u की वैल्यू 0.3 है, तो हम इसको लिख देते हैं 3/10, और 300 मीटर है रेडियस ऑफ कर्वेचर, और g की वैल्यू आपको कहा गया 10 ले लो, तो 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आएगा √900, इसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो ये आ जाएगा 30 मीटर पर सेकेंड। अब आप देखिए कि आंसर किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमें करना पड़ेगा 10⁻³ से मल्टीप्लाई, और हम जानते हैं 3600 सेकंड में, 3600 सेकंड में हमारा 1 आवर होता है, तो 1 सेकंड में हम क्या करेंगे, 1/3600 आवर। Now it will go up, so you will get 108 into 10⁻³ into 10⁻³ so both will get cancelled and we'll get 108 kilometer per hour as the answer. So the correct option we are getting here is third. Third is the correct option. बस आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा यहाँ कन्वर्जन था कि मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए, पिछली क्लास में भी हमने इस क्वेश्चन को लिया था। द अपर हाफ ऑफ एन इंक्लाइंड प्लेन, आप अच्छे से नोट कर लीजिए, ऑफ इंक्लिनेशन थीटा इज परफेक्टली स्मूथ while the lower half is rough. तो अपर हाफ किसी भी तरह का फ्रिक्शन ऑफर नहीं करता है, और लोअर हाफ रफ है, वो फ्रिक्शन ऑफर करता है। A block starting from rest at the top of the plane, a block starting from the rest at the top of the plane will again come to rest at the bottom. The coefficient of friction between the block
and lower half of the plane is given by. The first option is mu equal to 2 tan theta, that is the correct option. Second option is mu equal to 2 upon tan theta. The third option is mu equal to tan theta. Fourth option is mu equal to 1 upon tan theta. तो ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो अब देखिए हम इसको अगली स्लाइड में, आप जब क्वेश्चन को नोट कर लें तो चेक करा करिए, और मान लीजिए कभी आपके पास टाइम नहीं होता है क्वेश्चन को नोट करने का, तो फिर हम स्क्रीनशॉट ले लें और कॉपी में, नोटबुक में उतनी ही जगह हम छोड़ दें। एंड आफ्टर द क्लास यू नीड टू कंप्लीट द कॉपी, क्योंकि कॉपी ही आपके लास्ट 1 मंथ में कॉपी ही काम आएगी, क्योंकि उसी में सारे प्रॉब्लम्स हैं, क्वेश्चंस हैं, थ्योरी है। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। तो प्लेन का इंक्लिनेशन सपोज कर लेते हैं थीटा, और दूसरी चीज ये सपोज कर लेते हैं कि जो अपर हाफ की लेंथ है, ये लेंथ है एल, और लोअर हाफ की लेंथ है एल। लोअर हाफ फ्रिक्शन ऑफर करता है, क्या ऑफर करता है? फ्रिक्शन ऑफर करता है, रफ है। और यहाँ से एक बॉडी मान लीजिए स्टार्ट होती है अपर हाफ से, जिसकी वैल्यू क्या है, मान लीजिए मास m है और इसकी वेलोसिटी 0 है। यहाँ पर इसकी वेलोसिटी, इस पॉइंट पर जो इसकी वेलोसिटी है वो हमें सपोज करनी पड़ेगी। मान लीजिए इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, v, और जब यही बॉडी बॉटम पे पहुंचती है इसकी वेलोसिटी फिर से क्या हो जाती है, 0। और हमने मान लिया टोटल लेंथ ऑफ प्लेन इज 2l, अपर हाफ की लेंथ हमने मान ली l, और लोअर हाफ की लेंथ हमने मान ली l। तो कुछ नहीं करना है, सिंपल यूज ऑफ इक्वेशन करना है। तो देखिए वी स्क्वायर इक्वल टू, पहले v निकाल लेते हैं, जब वो लोअर रफ हाफ पर पहुंचता है उस समय उसकी वेलोसिटी कितनी है, मान लीजिए एक्सेलरेशन कितना है, a1, लेंथ कितनी है, 0 वेलोसिटी से स्टार्ट करता है, 2a1 l। सो दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। अब फिर से यूज कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन को, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को, 0 हो गई, वी स्क्वायर थी रिटार्ड हो गया, माइनस 2a2 l। सो वी स्क्वायर इक्वल टू 2a2 l, that is second equation, that is our second equation। ये हमारा सेकंड इक्वेशन आ गया, दिस वी हैव डन इट एज सेकंड इक्वेशन। तो हम दोनों वैल्यूज को इक्वेट कर देंगे, 2a1l इक्वल टू 2a2l, सो a1 इक्वल टू a2। अब देखिए अपर हाफ में a1 क्या है, एक्सेलरेशन है स्मूथ प्लेन पर, स्मूथ प्लेन पर एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन क्या होता है, g sin थीटा। और अब देखिए एक और यहाँ कंसेप्ट है, जब ब्लॉक यहाँ v वेलोसिटी से आता है और यहाँ इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, 0 हो जाती है, ये रफ पार्ट पर मूव कर रहा है, तो अब यहाँ पर इसमें कौन से फोर्स लग रहे हैं, क्योंकि ये नीचे आ रहा है तो फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है अपवर्ड, और डाउनवर्ड फोर्स होगा mg sin थीटा। तो इसका जो रिटार्डेशन है, हमेशा याद रखिए, इसका रिटार्डेशन होगा म्यू जी कॉस थीटा माइनस जी साइन थीटा। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों लिया, इसका मतलब डेफिनेटली म्यू एम जी कॉस थीटा एम जी साइन थीटा से बड़ा है, उसकी वैल्यू ज्यादा है, इसलिए वो रिटार्डेशन प्रोड्यूस कर रहा है। तो एक्सेलरेशन होता तो हम क्या लेते, अगर एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन, रफ प्लेन पर एक्सेलरेशन डाउन द प्लेन होता, नीचे आ रहा होता, जी साइन थीटा बड़ा होता, एम जी साइन थीटा म्यू एम जी कॉस थीटा से बिगर ज्यादा होता, तो एक्सेलरेट होता, पर यहाँ पर रिटार्ड हो रहा है, इसलिए म्यू एम जी कॉस थीटा इज ग्रेटर देन एम जी साइन थीटा, इसलिए रिटार्डेशन को ये लेंगे,
अब जी कैंसिल हो गया तो हमें इक्वेशन मिला साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। अब क्वेश्चन बहुत आसान है स्टूडेंट, अब हमें कुछ नहीं करना है, साइन थीटा को उधर शिफ्ट करना है तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा इक्वल टू म्यू कॉस थीटा, तो 2 tan थीटा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को लेफ्ट हैंड साइड में लिया है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्टूडेंट म्यू इक्वल टू 2 tan थीटा। तो हम लगातार क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहे हैं एंड स्टूडेंट यू मस्ट join the class right on the time। अब हम तीसरा चौथा क्वेश्चन कर रहे हैं। We just started our class at 8:15 a.m. and those who have joined they are late by 15 minutes, 15 or rather you can say 17 minutes। In those 17 minutes we have already covered 4 questions and all the 4 questions are important। तो अब हम इसको क्लियर कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिंपल है, बस ये ध्यान रखिए कि रिटार्डेशन होगा डाउन द प्लेन। हमेशा याद रखिए एक्सलरेशन डाउन द प्लेन क्या होगा, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा, और रिटार्डेशन उल्टा हो जाएगा म्यू जी कॉस थीटा माइनस म्यू जी साइन थीटा। आई थिंक यू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एक्सलरेशन एंड रिटार्डेशन। तो ओके, लेट्स क्लियर इट एंड मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक्स एंड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन देम। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, अपर ब्लॉक को हमने ए नाम दिया है और लोअर ब्लॉक को हमने नाम दिया है, लोअर ब्लॉक को हमने नाम दिया है बी। अपर ब्लॉक का मास कितना है 5 kg और लोअर ब्लॉक का मास है 10 kg, और अपर ब्लॉक और लोअर ब्लॉक के बीच में फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है, फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना है 0.4, और लोअर ब्लॉक और फ्लोर के बीच में देयर इज नो फ्रिक्शन, कहा गया स्मूथ। अब देखिए, ऐसे क्वेश्चंस में सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पहले हम इसके मोशन को अंडरस्टैंड करेंगे। तो देखिए, अपर ब्लॉक कहाँ जा रहा है, क्योंकि हम अपर ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं तो उसकी टेंडेंसी ऑफ मोशन क्या होगी, टुवर्ड्स राइट, वो राइट जाएगा। तो अपर ब्लॉक पे फ्रिक्शन कहाँ लगेगा। अब देखिए, अपर ब्लॉक नंबर 1, अपर ब्लॉक is moving towards right, so frictional force acting on the upper block must be on left। ये पहली बात होगी। दूसरी बात होगी, अपर ब्लॉक पर ये फ्रिक्शन कौन लगा रहा है, लोअर ब्लॉक लगा रहा है उसके मोशन के अगेंस्ट। तो लोअर ब्लॉक ने अपर ब्लॉक पर फ्रिक्शन लगाया, ठीक है, अगेंस्ट द मोशन एक फोर्स लगाया। अब एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं, तो लोअर ब्लॉक भी अपर अपर ब्लॉक भी लोअर ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि लो अपर ब्लॉक पर जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो लेफ्ट में लगेगा क्योंकि वो राइट में जा रहा है, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन उस पर किसने लगाया, 10 kg ने लगाया। तो 5 kg भी 10 kg पर एक फोर्स लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट, और इस डायरेक्शन में लगाएगा। तो ये सबसे पहली कंसेप्ट आपको क्लियर होनी चाहिए कि 5 kg के मोशन के अगेंस्ट फ्रिक्शन वर्क करेगा। और ये जो फ्रिक्शन है, मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, यहाँ पे मैं आपको फिर से एक चीज फिर से क्लियर करना चाहता हूँ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये देखिए, ये जो फ्रिक्शन लगा है अगेंस्ट द मोशन ऑफ 5 kg, ये किसने लगाया है, बाय ए, बाय बी, सॉरी बाय बी, जो कि ए बी पे रखा हुआ है। तो बी ने ए पर फोर्स लगाया फ्रिक्शनल, लेफ्ट डायरेक्शन में, तो ए भी बी पर फोर्स लगाएगा फ्रिक्शनल, राइट डायरेक्शन में।
तो अपर ब्लॉक को फ्रिक्शन, अपर ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स अगेंस्ट द मोशन है, और लोअर ब्लॉक पे लगने वाला फ्रिक्शनल फोर्स उसके मोशन को सपोर्ट करेगा, उसके मोशन को सपोर्ट करेगा। फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है और ए राइट हैंड साइड में मूव हो रहा है, तो फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगेगा? लेफ्ट हैंड साइड में। पर किसने लगाया? 10 kg ने लगाया, 5 kg पर फ्रिक्शनल फोर्स। तो 5 kg भी इन रिटर्न रिएक्शन देगा, 10 kg पर फ्रिक्शनल फोर्स कहाँ लगाएगा? राइट हैंड साइड डायरेक्शन में। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए पहली चीज डिसाइड करो कि मोशन किस डायरेक्शन में होगा। तो ए बी पर स्लाइड करेगा, 5 kg बी पर स्लाइड करेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ए पर 5 kg पर अपोजिट होगा जो 10 kg लगाएगा, तो रिएक्शन भी यहाँ डेवलप होगी। अब 5 kg पर भी, क्योंकि 10 kg ने लगाया फ्रिक्शन किस पर? ए पर, 5 kg पर, तो 5 kg भी 10 kg पे उसी फ्रिक्शन के इक्वल और अपोजिट फोर्स लगाएगा। तो यहाँ फ्रिक्शन बाय ए, ये देखिए, ये बी के मोशन को, 10 kg के मोशन को क्या कर रहा है? सपोर्ट कर रहा है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। सबसे पहले तो इसको, ऐसी चीजों को समझना क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। हम 5वें 6ठे क्वेश्चन पे हैं। जिन्होंने लेट ज्वाइन किया, दे हैव मिस्ड द 5-6 क्वेश्चंस। ओके, अब आप देखिए, अब 5 kg का हमने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, तो हमें इजी को हमने 10 ले लिया है ना, तो इसलिए ये वेट कितना हो गया आपका? 50। नॉर्मल रिएक्शन निकाल लेंगे, फ्रिक्शन फोर्स निकाल लेंगे, 0.4 इंटू 50 कितना आया? 20। अब 5 kg पर फोर्स एनालिसिस करेंगे। इस पर हम लगा रहे हैं 50 न्यूटन लेफ्ट में, और फ्रिक्शन लग रहा है अपोजिट 20 न्यूटन। तो बताओ नेट फोर्स क्या होगा? 50 माइनस 20 दैट इज 30। और न्यूटन के सेकंड लॉ से हम कह सकते हैं कि नेट फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। तो acceleration of 5 kg will be 6 meter per second square. Acceleration of 5 kg will be 6 meter per second square. इसको नोट कर लीजिए स्टूडेंट। तो ऐसे इन क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है। और ये जो फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप हुआ है, ये किसने लगाया? बाय लोअर ब्लॉक, बाय लोअर ब्लॉक ने लगाया है। तो ये आंसर तो हमारा आ गया। और फ्लोर और 10 kg मतलब बी के बीच में कोई भी फ्रिक्शन नहीं था। 5 kg 10 kg पे स्लाइड करता है राइट हैंड साइड डायरेक्शन में, 10 kg के ऊपर स्लाइड करता है, तो 10 kg क्या करेगा? 10 kg क्या करेगा? 10 kg क्या करेगा? 5 kg पर फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाई करेगा। तो 5 kg भी इन रिटर्न 10 kg पर बी पर फ्रिक्शनल फोर्स राइट हैंड साइड में अप्लाई करेगा, जो उसके मोशन को क्या करेगा? सपोर्ट करेगा। इसमें टाइम लगेगा, लेकिन इसको समझना स्टूडेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। और हमने यहाँ पर जो जी की वैल्यू है वो ली है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 10 kg पर फ्रिक्शन सपोर्ट कर रहा है, और फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी है? 20। न्यूटन लॉ लगा दिया, फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि मास कितना है? 10 kg है, तो एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो एक्सेलरेशन ऑफ 10 kg is 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड acceleration of 5 kg is 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इस तरह से हम बहुत सिंपल अप्रोचेस यूज करते हुए हमने 5 kg और 10 kg को एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कर लिया। तो ये कॉन्सेप्ट होती है स्टूडेंट। जब एक ब्लॉक दूसरे ब्लॉक के ऊपर स्लाइड करता है, तो हमें देखना पड़ेगा कि उसका स्लाइडिंग डायरेक्शन क्या है, और वहां पर एक्शन और रिएक्शन के फोर्स डेवलप हो जाएंगे।
अगर 10 kg 5 kg पर फ्रिक्शनल फोर्स लेफ्ट में लगाता है तो 5 kg भी 10 kg पर फ्रिक्शनल फोर्स उसी के बराबर फोर्स इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में राइट हैंड साइड में लगाएगा, और जो 5 kg ने 10 kg पर फोर्स लगाया है वो 10 kg के मोशन को सपोर्ट करेगा, और 10 kg और फ्लोर के बीच में कोई फ्रिक्शन है नहीं, so it will easily move. तो आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन द फिगर शोन एम ए, अपर ब्लॉक का मास 10 kg है और लोअर ब्लॉक का मास 15 kg है। 10 and that is 15, and there is no friction between B and फ्लोर, पर ए और बी के बीच में फ्रिक्शन है, और हम फोर्स किस पे लगा रहे हैं? फोर्स किस पे लगा रहे हैं? ए पे लगा रहे हैं। फोर्स किस पे लगा रहे हैं? ए पे लगा रहे हैं। तो ए बी पर स्लाइड हो रहा है, ए बी पर स्लाइड हो रहा है। किस डायरेक्शन में स्लाइड हो रहा है? राइट डायरेक्शन में। अगर इफ फोर्स इज इनफ, if force is capable to move A on B, then only, तो हमसे पूछा गया फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F below which the block move together, below which the block will move together। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट। अब देखिए, लेट ब्लॉक मूव्स टुगेदर, हमने सपोज कर लिया कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं। लेट देयर कॉमन एक्सेलरेशन इज AC, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया हमने, क्योंकि हमें F की वैल्यू दी नहीं हुई है, ये प्रॉब्लम है। तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गया हमारा F by 25, फोर्स अपॉन टोटल मास। अपर ब्लॉक का मास है 10 kg, लोअर ब्लॉक का मास है 15 kg, तो कॉमन एक्सेलरेशन आ गया F अपॉन 25। अब ए पर, अब देखिए हमने ए का वेट 10g ले लिया, जी को हमने क्या ले लिया, फिर से बताना चाहता हूँ कि जी को हमने लिया है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और नॉर्मल रिएक्शन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन डेफिनेटली किसके इक्वल होगी? 10g के इक्वल होगी, दैट इज 100। और हम फोर्स इस पे ए पर किस डायरेक्शन में लगा रहे हैं? राइट हैंड डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो फ्रिक्शन कहाँ एक्ट करेगा? लेफ्ट हैंड डायरेक्शन में। फ्रिक्शनल फोर्स को हमने कैलकुलेट कर लिया म्यू एन से, म्यू दिया हुआ है 0.25, ये हो गया 25। सो फॉर द मोशन ऑफ 10 kg, the force on it must be greater than 25, must be greater than the limiting force of friction, otherwise it will not move, otherwise it will not move, फिर वो बिल्कुल भी मूव नहीं करेगा। 3 या 4 तरह के मैं आपको क्वेश्चंस करा रहा हूं, तो आप उसकी प्रैक्टिस करिए और इन्हें रिवाइज करिए। R4 हम कह सकते हैं इसको, 4 रिविजन्स आर नीडेड। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए F-25 क्यों करा हमने F-25? ये देखिए F राइट में लग रहा है और फ्रिक्शनल फोर्स हम अभी निकाल चुके हैं कितना? 25। तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा? F-25 मास इनटू एक्सेलरेशन, मास है 10, एक्सेलरेशन कॉमन निकाल लिया था 10 F by 25, तो ये कैंसिल हो गया 2 और ये कैंसिल हो गया 5, तो F-25 इज 2F by 5। अब 2F by 5 को हम लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर कर देंगे, तो ये हमें मिला F-2F by 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 3F by 5 इक्वल टू 25। ये जो 5 है ये 25 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सो F इक्वल टू 125 by 3। अगर हम 125 by 3 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करेंगे अपर ब्लॉक पर, तो वो मूव करेगा। तो यही हमारा क्वेश्चन था, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F। तो हमने मैक्सिमम वैल्यू ऑफ F निकाल ली।
125 by 3. नेट फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन था वो हम निकाल चुके थे, F by 25। तो ये 10 को कैंसिल कर दिया, ये 2F by 5 हो गया। फिर कुछ नहीं था, इक्वेशन को क्या करना था, हमें सॉल्व करना था, नथिंग एल्स। So we get this answer. So these questions are very common. एंड अब हमें लेंथी क्वेश्चंस नहीं लेना है, क्योंकि हमारे एग्जामिनेशन में 1 मिनट आंसरिंग है। तो हम वो क्वेश्चंस को सिलेक्ट करेंगे जो 1 मिनट में हम इजीली आंसर कर सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द क्लास टाइमिंग स्टूडेंट, वी नीड टू स्टार्ट एट 8:15, क्योंकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा कवर करना है। एंड आई वांट दैट वी शुड सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ न्यूमेरिकल्स इन वन गिवन क्लास। अब ये देखिए, फॉर द फिगर शोन MA is 10 kg, MB is 20 kg। एक काम करते हैं, इसको लिख लेते हैं 10 kg and 20 kg। और ये स्मूथ है, नो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन 20 kg एंड फ्लोर। अब देखिए यहाँ पे हम फोर्स किस पर लगा रहे हैं, बी पर लगा रहे हैं, 20 kg पे हम फोर्स लगा रहे हैं। तो टेंडेंसी ऑफ मोशन ऑफ 20 kg क्या होगी? ऑब्जर्वेशन नंबर 1, स्टेप नंबर 1, 20 kg कहाँ मूव करने की कोशिश करेगा? राइट में। पर but it is in contact with A, but it is in contact with A, and there is a force of friction between A and B, there is no doubt। तो B राइट में मूव करेगा, तो B पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट में लगेगा। B पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? B पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? लेफ्ट में लगेगा। और A पर कहाँ लगेगा? राइट में लगेगा। बस ये हमारा एनालिसिस हो गया। अब हम इसे बहुत आसानी से स्टूडेंट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। Find the acceleration of two blocks and the frictional force between them। हमें दोनों ब्लॉक्स A और B का 10 kg और 20 kg का एक्सेलरेशन निकालना है और उनके बीच में लगने वाले फ्रिक्शनल फोर्स को कैलकुलेट करना है। अब ये देखिए, फिर से हमने वही कंसेप्ट लिया, assuming that both the blocks move together, तो कॉमन एक्सेलरेशन निकाल लिया। फोर्स कितना हमने निकाला था? 90। ये देखिए 90 फोर्स हमारा है। फोर्स कितना है? 90। और टोटल मास कितना है? 10 + 20। ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम ये देखना चाहते हैं कि हमारा ये एजम्पशन सही है कि नहीं, ये मूव करेगा कि नहीं, ये भी हम देखना चाहते हैं। तो कॉमन एक्सेलरेशन स्टूडेंट हमने निकाल लिया, ये आ गया हमारा 90 by 10 + 20, तो ये आ गया 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखिए, नाउ कंसीडर द फोर्स एक्टिंग ऑन ब्लॉक ए। ये 10G, 10G को हम ले सकते हैं 100, तो नॉर्मल रिएक्शन हो गई 100। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमने निकाला 0.4 N, न्यू N। N की वैल्यू रख दी, तो हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना आया? 40 न्यूटन। 40 न्यूटन। तो दिस इज कॉल्ड लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब ये 30 कैसे आया? तो फोर्स ऑन, यहां थोड़ा इसको लिख लेते हैं अच्छे से, फोर्स ऑन 10 kg इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। कॉमन एक्सेलरेशन से निकाला 30, और हम देख रहे हैं लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? 40, और ये फोर्स कितना है? 30। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है। So A will not move on B. A will not move on B. A B पर मूव नहीं करेगा।
ए बी पर मूव नहीं करेगा। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं अप्रोचेस से सॉल्व किए जाते हैं। यही इनको सॉल्व करने की हम हमेशा एज्यूम कर लेते हैं इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि दोनों ब्लॉक एक साथ मूव करते हैं और फिर हम लिमिटिंग केस निकाल लेते हैं। अब देखिए इसमें एक बहुत और इम्पोर्टेंट डिस्कशन है जो हमें करना चाहिए। बी कहाँ मूव करेगा? राइट में। क्वेश्चन नंबर 1, बी कहाँ मूव करेगा? राइट में। क्वेश्चन नंबर 2, ए कहाँ मूव करेगा? ए बी के ऊपर रखा हुआ है, नीचे वाला ब्लॉक राइट में मूव कर रहा है। ये देखिए नीचे वाला ब्लॉक राइट में मूव कर रहा है, ऊपर वाला ब्लॉक कहाँ मूव करेगा? लेफ्ट में मूव करेगा। तो उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? उस पर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? राइट साइड में लगेगा। पर क्या वो मूव करने के लिए कैपेबल है? तो हमने फोर्स निकाला 30, नहीं, उस पर लगने वाला फोर्स 30 है जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है। इसलिए हम कह सकते हैं ए विल नॉट मूव ऑन बी। तो ए का एक्सेलरेशन क्या हो गया? 0, क्योंकि वो मूव ही नहीं कर रहा है, वो मूव ही नहीं कर रहा है। इसको नोट करिए, आगे बढ़ेंगे स्टूडेंट। So both the block will move together and their common acceleration is 3 meter per second square and force of friction is 30 न्यूटन। ये बहुत अच्छी बात है। क्यों 30 न्यूटन है? क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। क्या करता है? एडजस्ट करता है। ये फोर्स फ्रिक्शनल फोर्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से कम है, तो फ्रिक्शन भी क्या होगा? फ्रिक्शन भी क्या होगा? 30 ही होगा। तो हमेशा आप याद रखिए जब किसी बॉडी पर, मैंने किसी कई बार अपनी क्लासेस में इसको समझाया है, मान लीजिए एक बॉडी है, इस पर फोर्स 0 लग रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? 0 होगा। अब बॉडी पर आप फोर्स बढ़ाते हैं, मान लीजिए बॉडी पे फोर्स 6 है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी क्या होगा? 6 होगा। ऐसा तब तक होगा जब लगने वाला फोर्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से क्या हो? छोटा हो। हमेशा याद रखिए जब लगने वाला फोर्स लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन से छोटा होता है तो फ्रिक्शनल फोर्स उसी वैल्यू के क्या होता है? उसी वैल्यू के क्या होता है? इक्वल होता है। क्योंकि फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है। फ्रिक्शन अपने आप को एडजस्ट करता है और ये लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन FRL से क्या है? कम है। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होगा? इसी के इक्वल होगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं, कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं। बार बार R5 रिवीजन 5 टाइम्स बार बार करिए, ब्रेन को प्रोग्राम करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। The class time have been changed to 8:15 and I'm very sorry for that, क्योंकि हमें क्या करना है स्टूडेंट, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को क्या करना है? सॉल्व करना है। तो बच्चों जरूरी है, सक्सेस बहुत सारे एफर्ट से आती है। देखिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है डिटर्मिनेशन। एक विल होनी चाहिए कि हमें पास करना है। दूसरा एक थॉट होना चाहिए माइंड में, यस हम पास कर सकते हैं। नंबर नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं? वी शुड वर्क मोर हार्ड and we should strengthen our weak areas. We should revise. तो पहली चीज तो ये ख्याल है कि हमें करना है और हम कर सकते हैं, ये थॉट है। फिर उस पर काम। तीसरी चीज है सिस्टमेटिक वर्क। सॉल्व ऑल द वर्कशीट्स, असाइनमेंट्स, ऑल द कंडक्टेड टेस्ट पेपर्स। अपनी क्लास कॉपी को बहुत मजबूत रखिए। एक महीने जब एग्जाम को बचेगा तो ये क्लास कॉपी ही काम आती है। और फिर लास्ट 1 मंथ में भी हम कर सकते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस।
देखिए हम साथ साथ करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दो ब्लॉक है, ए का मास है कितना 10 kg लिख देते हैं, और बी का मास है 15 kg। अब देखिए क्वेश्चन बहुत बढ़िया है। यहाँ पर बी और फ्लोर के बीच में भी फ्रिक्शन है, और ए और बी के बीच में भी फ्रिक्शन है, दोनों के बीच में फ्रिक्शन। अब देखिए, अब अगला सवाल ये उठता है, बी फ्लोर को किस फोर्स से प्रेस करेगा। बी के ऊपर क्या रखा हुआ है, ए, तो टोटल वेट कितना हो जाएगा, यहाँ पर लगने वाला टोटल वेट कितना हो जाएगा, 25 kg लगेगा। बस यही इसका क्वेश्चन का तरीका था। अब देखिए, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी, ये देखिए ए और बी के बीच में ये म्यू कितना दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है 0.4। समथिंग इज मिस्टेकन, ओके। ये हमें थोड़ा क्लियर करना पड़ेगा स्टूडेंट, कुछ डेटा मिसमैच हो गया। 25, 10 + 5, एक मिनट, 10 + 15, यहाँ वेट ऐड करेगा 25, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है 0.2। यस, तो ये थोड़ा हमें सुधार देना चाहिए था, ये कहीं स्टूडेंट क्वेश्चन में गलत क्वेश्चन आ गया है। चलिए कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, वी विल कवर इन नेक्स्ट क्लास। अब देखिए हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा पिछली क्लास में हमने लिया था। एक क्वेश्चन मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो पिछली क्लास में हमने लिया था, ये लिया था म्यू इक्वल टू, ये वाला क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज मैंने क्लास में करा दिया था। जो अटेंड नहीं कर पाए हैं तो हम उन्हें रिकॉर्डिंग भेज देंगे। और एक और क्वेश्चन है जो पिछली क्लास में हमने लिया था, वो थोड़ा ये था, द रियर साइड ऑफ a truck is open, a box of 40 kg mass is placed 5 meter away from the open end। ये देखिए डायग्राम में आपको दिया गया है। The coefficient of friction between the box and surface is 0.15। कितना दिया हुआ है ये, 0.15 दिया हुआ है, इसको नोट करना पड़ेगा। और बॉक्स का मास है 40 kg। The coefficient of friction between box and surface is 0.15। On a straight road, the truck starts from rest। ट्रक रेस्ट से स्टार्ट होता है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 है, पर उसका एक्सेलरेशन कितना है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At what distance from the starting point does the box fall off the truck। तो ये देखिए यहाँ पे इस लैंग्वेज को डिकोड करना जरूरी है। At what distance from the starting point does the box fall off the truck। अब ये डिस्टेंस किसका पूछा है, ट्रक का पूछा है। किसका पूछा है, ट्रक का पूछा है। कि जब बॉक्स फॉल होता है तब तक हमारा जो ट्रक है वो कितनी डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। बॉक्स तो डेफिनेटली आप देख रहे हैं 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल करके फॉल हो जाएगा। अब नंबर एक बात तो ये हो गई कि हमें पूछा गया क्या है, ट्रक का डिस्टेंस पूछा गया, ये तो हमें समझ में आ गया। अब जब बॉक्स फॉल होता है तब तक, till that time, what is the distance traveled by the truck? So this is our answer, this is our answer that we have to find S। अब दूसरा सवाल, why box falls, उसको आगे बढ़ते हैं। 40 kg मास है, अगली स्लाइड में इसको कवर करते हैं। अब आप देखिए होता क्या है, बॉक्स पे लग रहा है सीडो फोर्स। कैसा फोर्स लग रहा है, सीडो। बॉक्स का मास है 40 kg।
क्योंकि ट्रक आगे जा रहा है तो इस पर लगेगा स्यूडो फोर्स, और स्यूडो फोर्स की वैल्यू क्या होती है, एम ए। तो स्यूडो फोर्स आ गया मास 40 इंटू 2 80, जो कि बॉक्स लेफ्ट में जा रहा है, तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा, लेफ्ट में लगेगा। तो फ्रिक्शनल फोर्स होगा लिमिटिंग फोर्स म्यू है 0.15 इंटू 40 जी, 0.15 इंटू 40 इंटू 10, ये हो जाएगा 60। अब स्यूडो की वैल्यू कितनी है 80, अपोजिशन की वैल्यू कितनी है 60, तो नेट फोर्स ऑन बॉक्स will be on left side. तो नेट फोर्स निकाल लेते हैं, 80 minus 60 that is 20, मास इनटू एक्सेलरेशन। अब ये नेट फोर्स हमने निकाल लिया, कितना निकाल लिया 20। और इस नेट फोर्स के कारण अब हम, बॉक्स का मास था 40, बॉक्स का एक्सेलरेशन ए बॉक्स, तो ए बॉक्स आ गया हमारा 1/2, और बॉक्स को कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी है 5 मीटर गिरने के लिए, तो हम यूज करेंगे S इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 था, 5 इक्वल टू 1/2 टी स्क्वायर। तो कितने टाइम के बाद बॉक्स गिरेगा, √20 सेकंड के बाद बॉक्स गिर जाएगा, √20 सेकंड के बाद बॉक्स गिर जाएगा। और हमें यही निकालना है कि इसी टाइम में, इन द सेम ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है। फिर टाइम निकाल लिया, इसको नोट करिए स्टूडेंट। इस ड्यूरेशन में ट्रक कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका है, ये हमें निकालना है। कंसेप्ट्स सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्विंग से ही क्लियर होती है। अब हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ट्रक, चलिए निकाल लेते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ट्रक S इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर, 1/2 ट्रक की एक्सेलरेशन 2, टाइम का स्क्वायर, ये हो जाएगा 22। सो द आंसर इज 20 मीटर। तो मेरे ख्याल से जो हमारा प्रीवियस क्वेश्चन था, हमें उसका जवाब हमें मिल चुका है। Now we have got the answer for that question. ओके, तो ये देखिए, लैंग्वेज को कोडिंग और डिकोडिंग में क्या होता है, दिक्कतें बहुत सारी आ जाती हैं। जब हम लैंग्वेज में प्रॉब्लम करते हैं ना, तो ये बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है, सीखना पड़ेगा। नहीं बनता, क्योंकि हम सीखना नहीं चाहते हैं। अब देखिए, आपने क्लास अटेंड करी, उसमें 10 पॉइंट्स को डिस्कस किया, हो सकता है कि आपको 9 पॉइंट्स समझ में नहीं आए, बिल्कुल हो सकता है, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ। फिर आप अगली क्लास में गए, आपने रिवाइज किया, फिर धीरे धीरे 8 समझ में नहीं आए, तो आफ्टर सम टाइम ये होगा 2 समझ में नहीं आएंगे, 8 समझ में आ जाएंगे। और 2 कभी भी समझ में नहीं आएंगे, क्योंकि उन 2 के लिए आपको जरूरत है एक टीचर की। डेली वर्कशीट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको क्लियर कर रहे हैं स्टूडेंट, ये हमने क्लियर कर दिया।
ये हमारा आंसर आ गया ट्रक का 20 मीटर। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो देखिए यूनिफॉर्म स्फीयर ऑफ वेट W and radius 5 centimeter being held by a string as shown in the figure, the tension in the string would be। अब देखिए सबसे पहले हमें कुछ यहाँ पर करना पड़ेगा जो हम आपको बताते हैं। ये आपका रेडियस दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर और ये भी 5 हो गया, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? एक मिनट, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। ये तो था 8 और ये था 5, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया? 13 हो गया। कितना हो गया? 13 हो गया। ये डिस्टेंस कितना हो गया? 5 हो गया। तो पाइथागोरस से हम निकाल सकते हैं डिस्टेंस कितना हो गया? 12। अब यहाँ पर किया लेट दिस एंगल इज थीटा। एक मिनट, हम इसके थीटा मानने की जगह हम क्या करें, इस एंगल को हम थीटा ले लें। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग है, मान लीजिए स्ट्रिंग में टेंशन कितना है? T। कितना है? T। तो ये एंगल भी क्या होगा? अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा होगा। और टी को हम रिजॉल्व करेंगे तो देखिए स्टूडेंट, मैं एक काम और करता हूँ, मैं थोड़ा आई एम सॉरी फॉर दैट, आपने क्वेश्चन नोट कर लिया होगा, मैं थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाता हूँ, so that will help us so that we can understand in a better way. Okay, let me draw it. Okay, तो ये 8 था, ये 5 था, 13 हो गया और ये हो गया 5, पाइथागोरस से निकाल लिया 12। अब देखिए हमने सपोज करा कि ये एंगल कितना है? थीटा, और ये फोर्स ऑफ टेंशन है। तो ये जो एंगल है स्टूडेंट, ये अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी कितना होना चाहिए? थीटा होना चाहिए। टेंशन को हमने रिजॉल्व किया, टी कॉस थीटा मस्ट बी इक्वल टू वेट। तो टी कॉस थीटा शुड बी इक्वल टू वेट। वेट इज गिवन W। अब इस ट्रायंगल में कॉस थीटा को कैलकुलेट कर लो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ये बेस हो गया, ये देखिए मैं आपको फिर से बताना चाहता हूँ, ये बेस हो गया और ये हो गया हमारा हाइपोटेनस। हाइपोटेनस कितना हो गया? 8 और 5 13। तो कॉस थीटा हो गया हमारा बेस अपॉन हाइपोटेनस 12/13। बस हमने इसे यहाँ रख देना है, 12/13 इक्वल टू W। तो टेंशन इन द स्ट्रिंग विल बी 13W/12। तो ये जो था ना आपका, ये 5, ये वाला हिस्सा था जोरदार। तो ऐसे हम इन क्वेश्चंस को स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। आई एम वेरी श्योर कि आपको ये समझ में आया होगा। इसको क्लियर करते हैं। तो क्वेश्चन वाज सिंपल, बस ये 5 सेंटीमीटर वाला जो कंसेप्ट था ये बहुत बढ़िया था। रिजॉल्व किया टेंशन को, तो टी कॉस थीटा वेट को क्या करेगा? बैलेंस करेगा।
sorry. Okay, next question. A block of mass n, small n, is connected to another block of mass capital N by a spring. Spring कैसी है? Massless है. Of spring constant K. The block are kept on a smooth horizontal plane. Okay. Initially, the blocks are at rest and spring is unstretched. Initially, the blocks are at rest and the spring is unstretched. Then a constant force F starts acting on the block of mass capital M. Then a constant force F starts acting on the block of mass M. Copy में note करिए. To pull it, find the force of the block of mass M. Off नहीं होना चाहिए, on होना चाहिए. This should not be off. It should be on. तो देखिए डायग्राम बनाते हैं और सिचुएशन को डिस्कस करते हैं. सपोज करिए ये हमारा ब्लॉक है जिसका मास है स्मॉल m एंड इट इज कनेक्टेड बाय अ स्प्रिंग और इसे एक स्प्रिंग से हमने कनेक्ट किया है और ये है हमारा कैपिटल M. अब हम कैपिटल M पर फोर्स अप्लाई करते हैं F. कितना फोर्स अप्लाई करते हैं F. तो इसके कारण एक स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा, स्प्रिंग फोर्स भी क्या हो जाएगा स्टूडेंट, डेवलप हो जाएगा. और वो स्प्रिंग फोर्स होगा kx. और ये स्प्रिंग फोर्स क्योंकि स्प्रिंग की लेंथ चेंज होगी तो स्प्रिंग फोर्स डेवलप हो जाता है. अब ये स्प्रिंग फोर्स, इस एरो को देखिए, ये स्प्रिंग फोर्स किसने लगाया, स्मॉल m ने किस पर लगाया, स्मॉल m ने किस पर लगाया, m पर. तो m भी स्मॉल m पर कितना फोर्स लगाएगा, उसके इक्वल एंड अपोजिट. अब देखिए, फॉर द मोशन ऑफ कैपिटल M, net force F minus kx equal to ma, equation 1. And for the motion of small m, लगने वाला फोर्स kx equal to, अच्छा ये यहाँ एक छोटी सी हमने मिस्टेक करी है, स्मॉल m नहीं होना चाहिए, थोड़ा बड़ा ध्यान रखिए, ये होना चाहिए कैपिटल M और ये हो जाएगा स्मॉल m a. अब क्या कर सकते हैं, दोनों इक्वेशंस को हम ऐड कर सकते हैं तो एक्सेलरेशन आ जाएगा. अब इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें रखनी है सेकंड इक्वेशन पर. इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें किस इक्वेशन में रखनी है, इस एक्सेलरेशन की वैल्यू हमें किस इक्वेशन पे रखनी है, सेकंड इक्वेशन में रखनी है. तो फिर kx की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज फोर्स ऑन ब्लॉक ऑफ मास m. तो kx इक्वल टू ma f upon m plus m. So that is the force on the block of mass m. इस तरह से हम इस फोर्स को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. सिंपल फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं और केसेस को अप्लाई करें. तो ऐसे क्वेश्चंस में स्टूडेंट हम लोग कंटिन्यू करते रहेंगे.